नमस्कार दोस्तों। 25 जून 2021 आज की तारीख, दिन शुक्रवार। आज का टर्म उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की कृषि और उसकी फसलों के बारे में, मृदा और उसकी फसलों के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब कृषि के बारे में, या कह सकते हैं आप मृदा और फसलों के बारे में पढ़ेंगे। और हम फिर करंट अफेयर के 10-11 प्रश्नों को देखेंगे। टॉपिक आपको सुबह बता दिया गया था, इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाता है जो लोग इसको सब्सक्राइब कर रखे हैं। जुलाई से जो करंट अफेयर चलेगा, और मतलब डेली 30 जो चलेगा, हो सकता है इसको पब्लिक ना किया जाए, केवल आपको ऐप पर ही मिले, ऐसा हो सकता है। ज्यादा उम्मीद यही है। तो ये उन लोगों के लिए सूचना है कि जो लोग अभी तक इसको ये सोच रहे हैं कि आगे चलेगा या नहीं चलेगा, या केवल वीडियो मिलेगा क्या, तो ये कंफर्म मैं कर रहा हूँ। कई लोग मुझसे मैसेज कर रहे हैं आगे चलेगा कि नहीं। तो अब मैं भी वो की स्थिति में हूँ। मैंने बोला है कि ये चलेगा, देखते हैं। पहला प्रश्न है, जायद की फसलों को बोया जाता है। बहुत सरल सरल प्रश्न है, फटाफट देखेंगे। तो जायद की जो फसल है उसके अंतर्गत मूंग, उड़द, है ना, सूरजमुखी, मक्का, ये सूरजमुखी आदि, ये सारी चीजें, हरी साग सब्जी जो होती है, इन सब का फसल का उत्पादन किया जाता है। कहीं कहीं धान का भी किया जाता है, इसलिए यहाँ लिख दिया गया है, नहीं तो नॉर्मली नहीं। लेकिन इनको जो बोया जाता है वो मार्च के आसपास बोया जाता है और जून में काटा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो फसलें हैं यहाँ पे, ये मक्का से कंफ्यूजन आप मत, मतलब मक्का और धान से कंफ्यूज मत होइएगा। ये अब होने लगे हैं, इस कारण से। मक्का तो होता है, मक्का तो पूरे साल होता है। धान के कारण यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो धान को चाहे हटा ही दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, खरीफ फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। तो जो खरीफ फसलें हैं, खरीफ फसलों के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो जान जाइए। धान, बाजरा, मक्का, शकरकंद, उड़द, मूंग, ज्वार, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, हाँ, ये दूसरा स्टेटमेंट, ये खरीफ की फसलें दी है, यहाँ पे रबी दिया है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। और पहला जो है वो बिल्कुल सही है। जब इसको बोया जाता है तो तापमान और आर्द्रता ज्यादा होनी चाहिए, और जब पके ये तो शुष्क वातावरण होना चाहिए। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 25 तारीख से मैंने कहा था वो स्टार्ट हो जाएगा बैच, उसके पहले ही मैंने वीडियो डाल दी है। लगभग 2 वीडियो औसत आपको सफलता 2021 में मिल रहे हैं। और जल्दी ही लाइव क्लास का भी हम लोग शेड्यूल बना लेंगे कि जो चीजें लाइव जरूरी है उनको लाइव डिस्कस करेंगे। सारी चीजें लाइव जरूरी नहीं होती है, फालतू का समय उसमें आपका और हमारा बर्बाद होता है। और जो जैसी जरूरत होगी वैसे करेंगे, लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी। तो फटाफट सब लोग, जितने लोगों को एडमिशन लेना है वो लोग ले लें। जिन लोगों को ईएमआई आदि की दिक्कत आ रही है, मैं बात कर रहा हूँ। अब उसमें दिक्कत है कि सारे बैंकों का कोई भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं करा पाता है। जो छोटा मोटा, मतलब अब जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन की बात छोड़ दीजिए, बाकी थोड़ी थोड़ी ये समस्याएं होती हैं। क्रेडिट कार्ड और इनकी समस्या है ये। बाकी कार्ड सब ले लेंगे, लेकिन वो ईएमआई की जो समस्या है, मैं बात कर रहा हूँ, देखिए क्या हो पाता है। नहीं तो उन लोगों को मुझसे डायरेक्टली जब वो बात करेंगे तो कुछ ना कुछ उपाय हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। तो ये फसलें कौन कौन सी हैं और किस फसल को कब बोया जाता है, ये ध्यान रखना है। रबी की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और पकते समय गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। तो पहला स्टेटमेंट ये क्या है, रबी की फसल जब बोई जाती है तो उस समय अधिक तापमान नहीं होता है। रबी की फसल उस समय जब बोई जाती है, नवंबर, कब बोई जाती है, नवंबर में बोई जाती है ना। तो अक्टूबर से दिसंबर, नवंबर वही मैंने बोला, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में तापमान कम रहता है, यहाँ पे अधिक तापमान दिया, ये गलत है। और दूसरा यहाँ पर ये सही है। अगर एक भी आपने इसमें सही पकड़ लिया तो दूसरे को आप जान जाएंगे, है ना। टेम्परेचर आप देख लेंगे ना। तो क्वेश्चन को कभी कभी दोनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जब आप करेंगे तो सही उत्तर उसका निकलता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये जो फसलें हैं, रबी फसल, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 3 फसलें पैदा की जाती है, उनमें रबी फसल एक है। तो इसकी बुआई के समय कम तापमान, है ना। और गेहूं, जौ, जई, तोरिया, सरसों, ये सब जो है ये रबी की प्रमुख फसलें हैं। मृदा, वर्षा, तापमान, मानव और जल संसाधन के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। खूब ज्यादा बार ये प्रश्न पूछा गया है और खूब कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये प्रश्न, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, जब भी आपसे कृषि जलवायु प्रदेश पूछा जाए तो ये 9 होगा। ठीक है। 9 कृषि जलवायु प्रदेश है, और ये कौन कौन से प्रदेश है, ये लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है। विंध्य प्रदेश है, पूर्वी है, और ये पूरी लिस्ट पढ़ लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। कौन से क्षेत्र में मोटे मोटे कौन से जनपद आते हैं, इनको भी दिमाग में बिठा लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है, कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश अभी भी कोई सर्विस सेक्टर में नहीं चला गया है, ये सही है। और दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में जब 2011 की जनगणना की गई थी तो 17.3% लोग कृषि व इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत थे, तो दूसरा गलत है। इसमें 70.3% लोग नहीं थे, 59.3% लोग थे। 59.3, 2011 की जनगणना के अनुसार।
बाकी बीच बीच में आंकड़े आते रहते हैं, उनसे आप अपडेट करते रहिए, ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक कथन असत्य है, वो आपको बताना है। ऊसर एवं रेह मृदा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर जिलों में पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही जा रही है। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को ढूंढ के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में फास्फेट की कमी पाई जाती है, ये भी सही है। और लेकिन यहाँ पे जो दिया है जौनपुर, आजमगढ़ और मऊ जनपद में पोटास की बहुलता पाई जाती है, ये गलत है। पोटास की बहुलता यहाँ नहीं पाई जाती। यहाँ से प्रश्न बनेगा, अगर कठिन प्रश्न जरा सा भी बनेगा तो बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे पोटास की कमी पाई जाती है, और ऐसे की पॉइंट पकड़ा करिए, कमी और बहुलता यहीं पर प्रश्न बनते हैं। अधिकतर आप पलट के प्रश्न देखिएगा पुराने, ऐसे ही बनते हैं। अगला प्रश्न भी ऐसे ही है, बागर मिट्टी के क्षेत्र में मिट्टियां परिपक्व और अधिक गहरी होती हैं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बंजर एवं मांड नामक मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और उरई में पाई जाती है। तो बंजर और जो मांड मिट्टी है, इसके बारे में ये गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये पाई जाती है गोरखपुर साइड में, है ना। हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ का जो क्षेत्र है, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो दूसरा गलत है। बाकी भोंटा मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं, सही है। और बाढ़ मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ये भी सही है। जो भाड़ मिट्टी है ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती, ये सब मिट्टियां यूपी में पाई जाती है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही एक गलत है यहाँ पर, बाकी वही व्याख्या दी हुई है। मोटा मिट्टी का निर्माण बिंद श्रेणी के चट्टानों के अपक्षय से हुआ है, पहला स्टेटमेंट ये सही है। ये ऐसी मिट्टी होती है जिसका निर्माण वहाँ की जो मिट्टी, वहाँ की जो चट्टाने हैं उनके अपक्षय से बनती है, उस मिट्टी को भोंटा मिट्टी कहते हैं। बिंद श्रेणी और बिंद क्षेत्र याद रखिएगा इस मिट्टी के लिए। चट्टानों के विखंडन और वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से इस मृदा का निर्माण होता है। यहाँ पे जो वनस्पतियां पाई जाएंगी, जो चट्टान पाई जाएंगी, उन्हीं के मिश्रण से होता है। लालिमा लिए हुए ये मिट्टी पाई जाएगी उधर, जब आप बिंद क्षेत्र में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है लाल मिट्टी के बारे में। यह मिट्टी दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चिंदौली जनपद में पाई जाती है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। इस मिट्टी का निर्माण बालू में लाल सैलों के अपक्षय से हुआ है, ये भी बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाल मिट्टी में नत्रजन यानी नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस और चूने की मात्रा की बहुलता होती है। यहाँ पे भी देखिए इसी पे प्रश्न बना है, बहुलता नहीं कमी होती है, लेकिन ऐसे नहीं हर जगह पे गलत ही होगा, थोड़ा सा मोटे तौर पे आइडिया रखिए, आप ध्यान रखिए, लेकिन यहीं से प्रश्न बनता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। गेहूं, चना, दाल यहाँ पे उग जाती है, सही है, उगाई जा सकती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा था, यही गलत है। राकड़ या राकर मिट्टी लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा है, पहला स्टेटमेंट राकर मिट्टी के बारे में ये बिल्कुल सही है। उत्तर देते रहिए आप लोग। और ये मिट्टी सामान्यतः मैदानी भागों में पाई जाती है। राकर मिट्टी जो है ये ककड़ीली पथरीली जो मिट्टी है लाल कलर की, ये कहाँ पाई जाएगी? ये पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में पाई जाएगी, दूसरा गलत है। मैदानी भागों में क्यों पाई जाएगी? प्रश्न कैसे बन रहा है देख रहे हैं ना, तो पहला सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है, ये पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में पाई जाएगी। पड़वा या परवा मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो ये हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिले, ये तीन ऑप्शन यहाँ पर है, सोचकर बताइए कहाँ पाई जाती है, उत्तर दीजिए। तो ये तीनों उपयुक्त सभी, ये पूरा एक ही क्षेत्र है, यमुना नदी के जो जिले हैं जहाँ जहाँ यमुना नदी बहती है, ये हमीरपुर, जालौन, है ना। और यहाँ पे ये क्षेत्र जो आसपास के आप देखेंगे वहां पे मिलेगी। लाल रंग की ये मिट्टी होती है, दोमट मृदा के रूप में इसको जाना है, तो दोमट मृदा ये होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के जो क्षेत्र है। भाड़ या माट मिट्टी, एक ही मिट्टी के दो नाम है ये। काली मिट्टी रेगुर के समान चिकनी होती है, काली मिट्टी चिकनी होती है ना, जिसमें कपास की खेती होती है, बिल्कुल सही है। और भाड़ मिट्टी खेती के लिए उपयुक्त है। अब काली मिट्टी में तो ठीक है, उसके समान ये होती है, लेकिन काली मिट्टी में तो खेती हो जाती है, लेकिन जो भाड़ मिट्टी होती है उसमें खेती नहीं हो पाती है, खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अगर आपको करना है खेती तो इसको उपयुक्त पहले बनाना पड़ेगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। बी और दूसरा इसका क्योंकि गलत है तो केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है। खेती के लिए ये उपयुक्त नहीं है। उत्तर प्रदेश की जो पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी जिले हैं वहां पर ये पाई जाती है ना। और गोंद या भाड़ के समान चिपचिपी होती है, इसी कारण से इसको भाड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूंटा मिट्टी विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत टूटे फूटे प्रस्तरों के रूप में पाई जाती है, अभी हमने पढ़ा था, दूसरा प्रश्न है, बिल्कुल सही है, भूंटा मिट्टी जो भी हमने देखा था। और इसमें कह रहा है कि चाय की खेती होती है, चाय की खेती क्यों होगी? इस मिट्टी में अगर आप ज्यादा से ज्यादा कुछ उगा पाएंगे तो मोटे अनाज, क्योंकि उर्वरता इसमें नहीं होती है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चाय की खेती तो यहाँ उत्तर प्रदेश में वैसे भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट तो आप वैसे क्लियर रखिए। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार को बुंदेलखंड तथा बघेलखंड कहते हैं, मृदा के चैप्टर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो पहला स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र है दक्षिण में, है ना।
और यहाँ प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का बाहुल्य है। बिल्कुल ये सही है, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें यहाँ मिलती हैं। बुंदेलखंडी मिट्टी, यहाँ की जो मिट्टी होगी उसको नाम दिया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें हैं। खादर मिट्टी में बांगर मिट्टी की अपेक्षा जल शक्ति धारण करने की क्षमता कम होती है ना। पहला स्टेटमेंट, क्या ये सही हो सकता है? खादर मिट्टी में ज्यादा रहेगी कि बांगर में? जाहिर सी बात है खादर में ज्यादा रहेगी, तो कम नहीं ज्यादा होती है, पहला गलत हो गया। और यमुना और गंगा का या उनकी सहायक नदियों का जो बाढ़ वाला क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में प्लेस्टोसीन युग में निर्मित बलुई मिट्टी के 10 से 20 ऊंचे फीट टीलों को पाट कहा जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ये गलत है, क्योंकि गंगा यमुना उनकी सहायक नदियों में आप देखेंगे जो ये टीले पाए जाते हैं तो उनको पाट नहीं कहा जाएगा, उनको कहा जाता है भूड। क्या कहा जाता है? भूड कहा जाता है, भूड। तो भूड होता है ना कि पाट होता है। तो पहला गलत, दूसरा भी गलत, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसको क्या कहा जाता है? भूड कहा जाता है, ये जो टीले होते हैं। याद कर लीजिए, इसी समय याद करिए, बिल्कुल इसी समय। और जो नूतन काम मिट्टी हल्के रंग की होती है, महीन कणों वाली, छिद्र युक्त होती है, वो बांगर की अपेक्षा क्या करेगी? ज्यादा जल को सोखेगी, उसकी सोखने की क्षमता ज्यादा होगी, छिद्र होंगे, अंदर चली जाएगी। दोमट बलुई दोमट, मटियार दोमट और मूड़ आदि को बांगर मिट्टी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ये सब बांगर मिट्टी कहलाती हैं। और खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ के मैदान में पाई जाती है। तो खादर मिट्टी के बारे में ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ये भी सही है। क्या ये दोनों सही है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बहुत सारे इसके प्रकार, बलुई दोमट, मटियार दोमट, मूड, ये सब होता है। खादर मिट्टी को या कछारी मिट्टी को या न्यूतन मिट्टी, ये सब एक ही मिट्टी के नाम है। इनको, ये मिट्टी जो है ये बाढ़ के मैदान में आप देख सकते हैं। और जलोढ़ और काप मिट्टी का विस्तार आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, जहां जहां नदियां हैं वहां पर। अगला जो प्रश्न है, प्राचीनतम काप मिट्टी क्षेत्रों को खादर कहते हैं। जो प्राचीनतम काप मिट्टी के क्षेत्र है उनको खादर कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट। और दूसरा है, बांगर मिट्टी उन मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है जहां ऊंचे क्षेत्र है और नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुंचता, तो बांगर तो वहीं पाई जाती है। तो नवीन जो होगी उसको खादर कहेंगे, ना कि प्राचीनतम को। तो पहला गलत है और दूसरा यहाँ पर सही है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या सही होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दूसरा केवल सही है, क्योंकि ये नवीनतम जो काप मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं। किसमें खाद किसमें होगी? ऐसे उपजाऊ कौन होगी? उत्तर प्रदेश में गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियां किस प्रकार की हैं? तो यहाँ की जो मिट्टियां हैं वो जलोढ़ और काप मिट्टियां पाई जाती हैं। बहुत सरल सा प्रश्न है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और वैसे ये जो काप मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, इनको दो भागों में हम बांट सकते हैं, बांगर मिट्टी या पुरातन काप, या खादर मिट्टी या नूतन मिट्टी, नवीन काप जो होती है, इसी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं, कछार में पाई जाती है। अगला प्रश्न, मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है। मृदा के चैप्टर में हमने इसको डिस्कस भी किया था। तो यूपी की मृदा हो या कहीं की मृदा हो, मृदा तो मृदा है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा तुलनात्मक दृष्टि से आर्द्र है। तो तुलनात्मक दृष्टि से जो यूपी की मृदा है वो आर्द्र नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ की मृदा जो है वो शुष्क है, तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ पे इतनी वर्षा तो होती नहीं है, तो शुष्कता पाई जाती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसा नहीं कि वर्षा नहीं होती है ना। और यहाँ की मिट्टियों को आप देखें तो गंगा के मैदान के हिसाब से तो बांटते हैं, गंगा के विशाल मैदान की मिट्टियां और दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्य शैलीय मिट्टियां। तो उत्तर प्रदेश की जो मृदा है वो तुलनात्मक दृष्टि से शुष्क है, ध्यान रखिएगा। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। आज इसमें 19 ही प्रश्न है ना। एक प्रश्न कहीं छूटा, बाद में मैं सेट इसको नहीं कर पाया। हाल ही में किस कंपनी ने नई स्वच्छ ऊर्जा कारखाना शुरू करने की घोषणा की है? कौन सी ये कंपनी है? तो हर क्षेत्र में आजकल तो कौन जा रहा है? गोदरेज, अडानी जा रहे हैं या रिलायंस जा रही है? तो गोदरेज भी कहीं कहीं। तो रिलायंस समूह अभी क्या कर रही है, ये अगले 3 वर्षों में सौर फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए कारखाने लगाने जा रही है ना। 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्लानिंग मुकेश अंबानी ने की है। 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने की इनकी अभी तक प्लानिंग है। और ये गाँव में रूफटॉप इंस्टॉलेशन करेंगे और डिसेंट्रलाइज ऑपरेशंस के जरिए भी इसको सब करेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, टाइकोनॉमी क्या है? टाइकोनॉमी ये बहुत बढ़िया ये टर्म है। टाइकोनॉमी जो खिलौना और खेल उद्योग है उसके लिए ये शब्द है, टॉय एंड गेम इंडस्ट्री। कितना बड़ा मतलब ये इंडस्ट्री है। आप सोचिए कि गेमिंग फोन आते हैं, गेमिंग लैपटॉप आते हैं, है ना, उसी के लिए डेडिकेटेड उसमें रैम लगाई जाती है, उसमें व्यवस्था की जाती है। तो इसमें अभी क्या हुआ है, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने टाइकोथॉन 2021 में प्रतिभाग किया और इसमें पीयूष गोयल और संजय धोत्रे भी थे। उन्होंने कहा खिलौना और खेल उद्योग को टाइकोनॉमी की संज्ञा उन्होंने दी है। और वैश्विक खिलौना बाजार में लगभग $100 बिलियन का उन्होंने कहा कि जो ये इतना बड़ा वैश्विक बाजार है उसमें भारत
$5 मिलियन का योगदान करता है, $100 बिलियन का जो बाजार है। अब मेंस में जब आप आंसर रखिए, मेंस की आंसर राइटिंग की क्लास हम जल्दी ही कुछ ना कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, प्लानिंग पीछे हो रही है। तो 80% विदेशों से हमारा भारत खिलौना आयात करता है, इतना पैसा बाहर जाता है, यही बनाया जाए तो कितना बढ़िया होगा। एक तो यहाँ पे हम सब लोग तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने या कराने में व्यस्त हैं, तो ये सब इनोवेटिव काम कौन करे, है ना? तो इसीलिए सब बाहर से आता है। सिचुआन तिब्बत रेलवे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सिचुआन तिब्बत रेलवे निर्माणाधीन अभी रेलवे है, अभी बन के तैयार नहीं हुई है। चेंगदू और लहासा को ये जोड़ेगा, पूछा जा सकता है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और किंगई तिब्बत रेलवे के बाद ये तिब्बत में दूसरा रेलवे होगा। ये सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। सिचुआन तिब्बत रेलवे के बारे में मैं आपको और बता दूं, चीन ने इसका डेवलपमेंट हिमालयी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक ट्रेन अभी चलाने के लिए जो प्लानिंग की है उसके तहत ये कर रहा है। और इसमें 5 किलोमीटर लंबे लहासा निंगचेई खंड का उद्घाटन अभी 1 जुलाई को करने जा रहे हैं, है ना? और ये सिचुआन तिब्बत जो रेलवे है, ये चेंगदू जो सिचुआन की राजधानी है और लहासा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, इनको जोड़ने का काम करेगा। और 1629 किलोमीटर लंबी लाइन है ये, ठीक है? और 48 घंटे से 13 घंटे तक इसका जो टाइम है उसको करने जा रही है चाइना की जो मतलब रेलवे रेलवे विकास जो प्राधिकरण है वहां का, वो करने जा रहा है। यानी कि इसकी दूरी तो रहेगी लेकिन समय कम हो जाएगा यात्रा करने का। चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है अभी भी। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना मंजूर की? कई लोग आज ईएमआई ऑप्शन पे क्रेडिट कार्ड ना होने के कारण सफलता 2021 नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं उसको ले पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल जैसी मुख्यमंत्री होती तो आप खरीद सकते थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है उन्होंने क्रेडिट कार्ड छात्रों को दिया है ना? 24 जून 2021 को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ये अपनी घोषणा पत्र में उन्होंने शामिल किया था, तो इसको लॉन्च किया। और ऐसे ही इनोवेटिव चीजों की जरूरत है यहाँ, तो बस क्या बताएं अब, है ना? 30 जून 2021 को इसको शुरू कर दिया जाएगा। 10 लाख तक का सॉफ्ट लोन इस पे मिल जाएगा। 4% केवल ब्याज दर होगी, बहुत कम। और राज्य सरकार गारंटर के रूप में कार्य करेगी। अगर कोई स्टूडेंट नहीं दे पाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट उसको भरेगी। हाल ही में किसने डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है? किसने किया है? तो एक एनएसडीसी और दूसरा व्हाट्सएप। देखिए ये सब प्राइवेट कंपनियां कितनी बड़ी हो गई हैं कि अब ये सरकार के साथ भागीदारी करती है। तो एनएसडीसी और व्हाट्सएप ने मिलकर डिजिटल स्किल प्रोग्राम को लॉन्च किया है, डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम। एनएसडीसी के बारे में अगर हम बात करें तो एनएसडीसी क्या है? एनएसडीसी का फुल फॉर्म किसको किसको पता है, जरा बताइएगा। एनएसडीसी ने व्हाट्सएप बिजनेस ऐप जो है ना, तो उसमें व्हाट्सएप बिजनेस ऐप, व्हाट्सएप की साझेदारी के साथ जब ये शुरू होगा तो व्हाट्सएप डिजिटल कौशल अकादमी, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, व्हाट्सएप बिजनेस ऐप ट्रेनिंग सेशन, ये सब उसमें प्रतिभाग करेंगे, है ना? और ये जो कार्यक्रम होगा डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम, ये कार्यक्रम भारतीय युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाए करने का काम करेगा, स्किल डेवलपमेंट में काम करेगा। एनएसडीसी का मतलब है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, है ना? 24 जून को इसने अपना स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये जो है ये चैंपियंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार 2021 तक दुनिया भर में विधवाओं की अनुमानित संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र ने अभी एक आंकड़ा जारी किया, उसमें विधवा मतलब कौन? जिनके पति नहीं है, किसी कारण से वो साथ नहीं है, चाहे वो छोड़े गए, छोड़ दिया उन्होंने, चाहे वो नहीं रहे। तो 258 मिलियन ऐसी महिलाएं हैं जो विधवा हैं। और 258 मिलियन जो ये महिलाएं हैं, इनके आंकड़े की जो बात की जा रही है, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। उसी पर संयुक्त राष्ट्र ने आंकड़े जारी किए हैं। और इनमें कई बार इनको समस्याएं भी होती हैं सामाजिक दृष्टि से, तो ये सारी चीजें दूर करने के लिए जिन्होंने साथी अपने खो दिए हैं, ये जागरूकता फैलाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस देश में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप डब्ल्यूटीसी जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप पहली ये आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है? तो ये न्यूजीलैंड है। और बड़ी बात है कि न्यूजीलैंड ने क्या किया, इसको भारत को हराकर जीता है। भारतीय टीम को 8 विकेट से हराया। करीब 21 साल बाद फिर से आईसीसी टूर्नामेंट इसने जीता है। 2000 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, तब भी उसने फाइनल में भारत को ही हराया था, ठीक है? अब दोनों समय कैप्टन कौन कौन थे ये ध्यान कर लीजिए, है ना? और ये सब चीजें आप तो रुचि रखते ही हैं, तैयार कर लीजिए, किसी दिन मैं बात कर लूंगा। करंट का भी एक सेशन में लेना चाह रहा हूँ आप लोगों का, देखता हूँ उसको भी, है ना? यूपी का भी मैंने रोक दिया था क्योंकि एग्जाम का कैलेंडर नहीं आया था जब मैंने आपसे कहा था, वो भी मैं लूंगा। टोक्यो और जो सफलता में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उन लोगों को सब मिलता रहेगा। टोक्यो 2020 की भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक गीत के संगीतकार कौन है? तो ये गीत जो है टोक्यो ठान ले तू करके ये गीत है ना, तो मोहित चौहान ने इसको लिखा है, उन्होंने इसको संगीत दिया है, गाया है।
तो ये ठान ले तू जो गीत है, ये आधिकारिक गीत है, तू तू ठान ले। और ये मोहित चौहान द्वारा रचित और उन्हीं के द्वारा इसका गायन किया गया है। टोक्यो 2020 के लिए भारतीय ओलंपिक टीम का ये आधिकारिक गीत होगा। किस देश के साथ भारत ने टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर पहल लॉन्च की है? ये पहल जो भारत ने लॉन्च की है, ये भूटान के साथ इन्होंने लॉन्च की है। और ये जो पहल है, इसके अंतर्गत टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, ये जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और साथ में ओईसीडी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की एक संयुक्त पहल है। और ये कर मामलों पर सहयोग को मजबूत करने, घरेलू कर जुटाने के प्रयासों में योगदान करने, अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के प्रयासों को पूरा करने, इस तरीके के काम ये करती है। ये पहल मतलब इस तरीके कार्य से होते हैं। ये जो कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच में तकनीकी जानकारी और कौशल को उनके कर लेखा परीक्षकों, टैक्स जो एडिटर्स होते हैं, उनको हस्तांतरित करके सामान्य लेखा परीक्षा प्रथाओं को, ज्ञान उत्पादों के प्रसार को उनके साथ साझा करके और प्रशासन को मजबूत बनाना, एडवांस करना, जिससे टैक्स में चोरी को रोका जा सके, किसी तरीके की जो धोखाधड़ी होती है उसको रोका जा सके। अगला जो प्रश्न है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर, S&P का मतलब है स्टैंडर्ड एंड पुअर, वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत की विकास दर को घटाकर कितना बता रही है? तो उसने अब ये घटाकर कितना कर दिया है? उसने कर दिया है 9.5%। 9.5%, पहले ये 11% पे उसने रखा था, फिर उसने इसको हटाया है, 9.5% किया है। और स्टैंडर्ड एंड पुअर ने ये दूसरा जो कोविड का प्रकोप रहा है, दूसरी जो लहर रही है, उसी कारण ऐसा किया है। अन्य जो एजेंसियां हैं, उन्होंने जैसे आरबीआई ने भी 9.5 कर दिया है ना, पहले ही 10.5 बोल रही थी। मूडीज ने 9.3 कर दिया है भारत की, है ना। ऐसे ही विश्व बैंक ने 10.1 से घटाकर इसको 8.3 कर दिया है। तो 8.3, 9.3, 9.5, इस तरीके से ये आंकड़े हैं। आपसे जो पूछा जाएगा उसको मारिएगा, नहीं तो ये कोई जो औसत आपको लगेगा उसको टिक कीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से इस्तीफा दे दिया? बिल एंड मेलिंडा, तो बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स ने तलाक दिया, अलग अलग हुए। और दुनिया के सबसे बड़े आदमी रहे एक समय वारेन बफेट, है ना। इनसे मिलने के लिए अगर आप 5 मिनट की मुलाकात करेंगे तो कई मिलियन डॉलर इनको देने पड़ते हैं। बहुत सामान्य से व्यक्ति, दुनिया के सबसे रईस आदमी, पुराने से 4 कमरे के मकान में रहने वाले, एक कार, मोबाइल फोन ये यूज नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है। बेसिक फोन इनके घर पे लगा है, उसी को यूज करते हैं। जितना कमाते हैं उनमें से ज्यादातर दान कर देते हैं। वारेन बफेट, उन्होंने ये वर्कशायर हाथवे इनकी कंपनी है, और उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ट्रस्टी के रूप में जो ये कार्य कर रहे थे उससे इस्तीफा दे दिया। 2000 में ये लॉन्च किया गया था। 2020 तक दुनिया भर का दूसरा सबसे बड़ा धर्मार्थ फाउंडेशन ये बन गया था। 49.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति इसके पास। और इस फाउंडेशन का प्राथमिक लक्ष्य था दुनिया भर में स्वास्थ्य जो सेवा है उसको बढ़ाना, अत्यधिक गरीबी को कम करना, शिक्षा के अवसरों को बढ़ाना, आईटी तक पहुंच बढ़ाना। और उससे बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स, वारेन बफेट, इन सब ने मिलकर ये जिसको चला रहे थे। तो वारेन बफेट ने अभी क्या किया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर जो ये काम कर रहे थे, इसे मतलब इस्तीफा दे दिया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क सुजनैन और माइकल लार्सन इसके हैं। इन्होंने ट्रस्टी के तौर पर जो काम कर थे उससे इस्तीफा दिया। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि इन्हें मतलब फाउंडेशन से इस्तीफा दिया, मतलब कार्यकारी अधिकारी नहीं। कार्यकारी अधिकारी आपसे पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा, ये मार्क सुजनैन और माइकल लार्सन है। कैसा लगा आपको डेली 30? जरूर बताएं और लोगों तक इसको शेयर करें। मंडे को आपको पैनल मिल जाएगा जुलाई का, उसमें आप एडमिशन ले लेंगे, जिससे टाइम से ये चलता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें आप लाने की कोशिश करिए, जिससे कि आपका टेस्ट और अच्छा हो, आपका कंपटीशन 2-4 लोगों से नहीं है। थैंक यू।